अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जिस टॉपिक के हवाले से हम बातचीत करेंगे वो है हेडर फाइल एंड द लाइब्रेरी फाइल। आज हम देखेंगे कि हेडर फाइल क्या होती है, लाइब्रेरी फाइल क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और लाइब्रेरी फाइल की क्या टाइप्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी आइडिया नहीं होता कि हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में क्या डिफरेंस है। तो चले हम अपने स्लाइड्स की जानिब बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपने स्लाइड की जानिब आ गए हैं और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का नाम है हेडर फाइल एंड द लाइब्रेरी फाइल। इसको समझने से पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड की जानिब ले चलता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हेडर फाइल कौन सा कंटेंट अपने पास रखता है और लाइब्रेरी फाइल अपने पास कौन सा कंटेंट रखता है। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है फंक्शन। मैं फंक्शन आपको डीपली इंशाल्लाह ताला प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग सी की फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल को मैं जस्ट उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो हम अपने व्हाइट बोर्ड को ओपन करते हैं ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में क्या डिफरेंस है। जी, हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब आ गए हैं। देखिए, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से बातचीत करें तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक किस्म की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहूंगा जिसका नाम है कैलकुलेटर, ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो पाई जाती है। तो हमारे पास ये एक इंटरफेस है कैलकुलेटर का जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने प्रोवाइड किया है आपको। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी पाई जाती है। वो कैसे? आपके पास यहाँ पे एडिशन की फंक्शनैलिटी है, सब्ट्रैक्शन की फंक्शनैलिटी है, मल्टीप्लिकेशन की फंक्शनैलिटी है, डिवीजन की फंक्शनैलिटी है और बेशुमार आपके पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी बटन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ये फंक्शनैलिटी आप जब अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक किस्म का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 2 + 2 = 2। तो इसने क्या किया, इसने दो नंबर को ऐड किया और हमें एक रिजल्ट दे दिया जो कि 4 था। अब यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई वो एडिशन की फंक्शनैलिटी थी। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लें। छोटे छोटे मॉड्यूल्स जब हम बना लेते हैं तो उसको प्रोग्राम करना बहुत ईजी होता है, उसको डिबग करना बहुत ईजी होता है, उसको ट्रबल शूट करना बहुत ईजी होता है, ताकि हम एट द एंड जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एरर को देखें या अपने प्रोग्राम को कोई अपडेट करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम एक चीज जानते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन ही इस तरह करें, डेवलप इस तरह करें कि एट द एंड उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम आए तो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। तो उसके लिए हम फंक्शनल के कॉन्सेप्ट को ज्यादातर यूज करते हैं और हम अपने कोडिंग के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक किस्म का टास्क परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपके सामने इसी कैलकुलेटर की जो है वो एग्जांपल रखना चाहूंगा। जी, आपके सामने यहाँ पर 3 किस्म के फंक्शंस हैं। एक फंक्शन जो है वो सम कर रहा है, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है और तीसरा फंक्शन आपके पास मॉडुलस ले रहा है। तो इसके अंदर आप इसकी कोडिंग में मत जाएं कि मैंने इसकी कोडिंग किस तरह की है, इसको किस तरह लिखेंगे। मैं जस्ट आपको इस फंक्शन में ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन या छोटे छोटे पार्ट्स में उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से तोड़ दिया। अब जब भी आप कोडिंग लिखते हैं ना तो आप फंक्शन के 3 पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं अपनी सी की कोडिंग के अंदर। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा होता है कॉलिंग फंक्शन, जो तीसरा होता है वो आपके पास डेफिनेशन होती है फंक्शन। तो प्रोटोटाइप क्या होती है? प्रोटोटाइप जस्ट आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है कि जो आप फंक्शन यूज करने जा रहे हैं अपने कोड के अंदर, उसके अंदर कौन सी डेटा टाइप यूज की गई है, उसका नाम क्या है और उसके अंदर कोई पैरामीटर्स यूज किए गए हैं कि यूज नहीं किए गए। तो जस्ट जो प्रोटोटाइप होता है उसके अंदर आप जस्ट यही चीजें डिफाइन करते हैं। और जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये तीनों जो आपके सामने 3 फंक्शन में लिखे गए हुए हैं, ये आपके पास एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन है। इसके अंदर आप ये चीज बताते हैं कि आपके फंक्शन ने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके कौन से काम को सरंजाम देना है या कौन सा काम करवाना है। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि आपने 4 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया एंड देन आफ्टर दैट जो रिजल्ट आया उसको आपने रिटर्न करवा दिया। तो इस फंक्शन में जस्ट आप ये कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन होती है ना, उसके अंदर आप प्रॉपरली बताते हैं कि आपके इस फंक्शन ने किस किस तरह वो टास्क को परफॉर्म करवाना है या स्टेप्स क्या होंगे उसके। तो जो डेफिनेशन होगी वो हमेशा हमेशा याद रखिएगा वो आपकी लाइब्रेरी में लिखी जाती है। और जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, ये होता है प्रोटोटाइप। ये चीजें जो होती हैं जस्ट आप अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करवाते हैं। तो अभी तक के लिए आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखें कि जो हेडर फाइल होती है उसमें आपके फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है और जो लाइब्रेरी फाइल होती है उसके अंदर आपके फंक्शन की प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है। तो अब हम अपने स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं ताकि हम उसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकें कि आपकी हेडर फाइल क्या होती है और आपकी लाइब्रेरी फाइल क्या होती है। जी, हम अपने स्लाइड की जानिब आ गए हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो हेडर फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। जब भी आप कोई भी हेडर फाइल बनाएंगे तो जो उसकी
एक्सटेंशन देंगे वो .h होगी। देखिए आपको ये चीज आइडिया होगा आगे जाकर के जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे या कोई भी कोड लिखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आप उसका कोई फाइल एक्सटेंशन देंगे। तो जैसे हम C की फाइल एक्सटेंशन .c लिखते हैं तो इस तरह हेडर फाइल जब भी आप इंक्लूड करवाएंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .h होगी। उससे पहले आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपने हेडर फाइल का नाम दे रहा हूँ JTAG। मैं JTAG की कोई हेडर फाइल बना रहा हूँ। देखिए इसको बनाने का मकसद क्या था, देखो इसको बनाने का मकसद ये था कि आप अपने कोड को बार बार रीयूज कर सकें। सपोज करें आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि आपके नंबर को सिंपल सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट मतलब मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूँ 3 2 1, वो इसको तरतीब में लिख देता है 1 2 3। आपको बार बार इसकी कोडिंग करनी पड़ती है, पहला काम। तो जब आप बार बार कोडिंग करते हैं ना तो वो आपके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक टास्क हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप इसके फंक्शन बना देते हैं। आप जैसे उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन का काम क्या होगा, सॉर्ट करना। आप जब ये फंक्शन के अंदर इनपुट देंगे तो उसको ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। बट द इशू इज कि अब आप एक प्रोग्राम में से यूज कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म के फंक्शंस आपने ऑलरेडी बनाए हुए हो, जब भी आप कोई न्यू प्रोग्राम बना रहे हो तो जस्ट आप उसकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएं और जो फंक्शन आपने बनाए हुए थे उनको बार बार रीयूज करें। तो जब आप मल्टीपल प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आपको बार बार फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जस्ट आप हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे और आप इजीली अपने पास उस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने C के प्रोग्राम के अंदर अक्सर हेडर फाइल यूज करते हैं stdio.h। अब ये जो stdio.h है ना, ये आपको दो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है, एक printf की, एक आपके पास scanf की। तो printf एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट को प्रिंट कर देता है और scanf एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से खुद इनपुट मांगता है। तो अब printf के अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उसने किस तरह यूजर का डाटा एज ए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, या scanf के अंदर हमें उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने किस तरह इनपुट लेनी है। वो ऑलरेडी stdio.h के अंदर इसका प्रोटोटाइप डिफाइन होगा और जो इसकी डेफिनेशन होगी वो इसकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर डिफाइन कर दी गई होगी। क्योंकि लाइब्रेरी फाइल के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि लाइब्रेरी फाइल के अंदर आपकी डेफिनेशन होती है और हेडर फाइल के अंदर जस्ट इनका प्रोटोटाइप होता है कि ये कौन कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन का नाम क्या होगा और इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर अगर वो पाए जाते होंगे तो वो क्या होंगे और उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो ये चीजें जो होंगी वो आपके पास हेडर फाइल के अंदर पुट कर आप अपने प्रोग्राम की कोडिंग को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं और इसमें रीयूजेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है हमारी कोडिंग के अंदर। एक चीज याद रखिएगा, ये जो stdio.h है ये आपके पास प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं जिसको आपने खुद डिफाइन नहीं किया। ये C की कंपाइलर के साथ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन जब भी आप अपनी हेडर फाइल खुद क्रिएट करेंगे तो उसको कभी भी आप एंगल ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते, ये एक रूल है। उसको जब भी आप यूज करेंगे उसको आप कोटेशन के साथ यूज करेंगे, यानी कि कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे JTAG.h अपने प्रोग्राम के अंदर, साथ यही हैश इंक्लूड कोटेशन JTAG.h। तो इस तरह आप अपने हेडर फाइल जो कि आप खुद क्रिएट करते हैं उसको अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा कर उसकी जो जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी जो जो क्लासेस हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को ईच एंड एवरीथिंग को आप यूटिलाइज कर सकेंगे। क्योंकि C जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है तो हम इसीलिए क्लासेस का कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज नहीं करेंगे। जो चीज हम देखेंगे वो हम सिंपल एक कुछ वेरिएबल्स को यूज करना देख लेंगे कि हम किस तरह किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है उसकी हेडर फाइल के अंदर, डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की गई है आपकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था आपके पास हेडर फाइल का और लाइब्रेरी फाइल का। इंशाल्लाह ताला जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी या उससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं, आप किस तरह लाइब्रेरी को बनाते हैं और देन आप किस तरह अपने न्यू प्रोग्राम को जो ये जो हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल होती हैं उनको इंक्लूड करवाकर उसको रीयूज कर सकते हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरी समझे एक ऐसा पैकेज होता है जिसके अंदर आपके पास फंक्शन की डेफिनेशंस होती हैं और उसको बार बार आप अपने प्रोग्राम के अंदर रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 फंक्शन बनाए थे, मल्टीप्लिकेशन का, समेशन का और हमने मॉडुलस का। अब हम बार बार अपने कोडिंग के अंदर उस डेफिनेशन को लिखने की हमें जरूरत नहीं है। हम जस्ट जिस हेडर फाइल के अंदर वो ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं वो तीनों फंक्शन, हम जस्ट उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएंगे और जस्ट उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, कॉल करवाएंगे और हमारा आउटपुट जो है वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमेशा आपके जो फंक्शंस होते हैं उनकी प्रोटोटाइप नहीं होती बल्कि उनकी डेफिनेशन होती है, उनका एक्चुअल कोड होता है कि आपने कौन सा काम किस तरह परफॉर्म करवाना है। तो जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .lib होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखेंगे कि पहले प्री प्रोसेस होता है, फिर हमारे कंपाइलेशन होती है, फिर हमारी लिंकिंग एक पार्ट आता है कि लिंकिंग के अंदर हम एक्चुअली वहां पर हम लाइब्रेरी फाइल को यूटिलाइज करते हैं।
करते हैं। हम तब देखेंगे कि हम लाइब्रेरी फाइल को वहां पर किस तरह यूटिलाइज कर रहे होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो हेडर फाइल होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है क्योंकि आप उसे खुद क्रिएट करते हैं, और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्टेड होती हैं। आपके जस्ट लिंकर ने उसको लिंक करवाना होता है आपके कंपाइल कोड के साथ। आप जब अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो आपका कोड भी OBJ में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है, और जो लाइब्रेरी होती है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड होती हैं। तो आपका लिंकर इनको और इनको आपस में लिंक करवा देता है, इनका कनेक्शन बना देता है। इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि आप printf का फंक्शन यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि stdio हेडर फाइल में ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया और जिसकी डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में इंक्लूड करवा दी गई है। यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि लाइब्रेरी फाइल आर नॉट इंक्लूड बाय प्रोग्रामर, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करवा, ये काम होता है आपके लिंकर का। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है कि जैसे आपने math.h की हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई तो आप स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप पावर का फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि आपकी libm.lib, libmmd.lib, libmmd.dll ये लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन जो है वो स्टोर कर दी गई है। आपका काम सिंपल इतना है कि आपने जब लिखा स्क्वायर रूट डॉट 36 तो आपको वो सिंपल आंसर दे देगा 6। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने किस तरह स्क्वायर रूट लेना है, वो ऑलरेडी सब कुछ लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिया गया है और उसको कंपाइल करके रख दिया गया है। जैसे आपका कोड कंपाइल होगा तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, तो उसकी जब स्क्वायर रूट की डेफिनेशन लेनी होगी उसने तो वो सिंपली लिंक करवा कर उसको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी और आपको 6 रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि जो हेडर फाइल होती है वो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होता है। विजिटिंग कार्ड किस चीज का होता है कि वो आपको ये बताता है कि आपने इसके जरिए किस पर्सन से मिलना है। तो जो पर्सन होगा वो आपके पास एक लाइब्रेरी फाइल होगी जो एक्चुअल आपका कोड होगा, और जो विजिटिंग कार्ड होगा वो आपको हेल्प करेगा उस पर्सन तक पहुंचाने में। तो हेडर फाइल भी यही काम करते हैं। हेडर फाइल में जस्ट आप इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को तो आपको हेल्प करता है उसकी एक्चुअल कोडिंग को यूज करने का जो कि ऑलरेडी उसकी लाइब्रेरी फाइल में आपने डिफाइन की हुई होगी। तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं अपने कोड में वाया हेडर फाइल। यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शन जो हैं यूटिलाइज करते हैं अपने सी की कोडिंग के अंदर, जो कि हम स्ट्रिंग की जब बात करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि ये फंक्शन किस हद तक इंपॉर्टेंट है और इनका क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इनका क्या क्या काम है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आप स्ट्रिंग लेंथ लिखते हैं, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन लिखते हैं, ये आपको क्या दे देता है, जो आप स्ट्रिंग यहाँ पर पुट करेंगे अगर स्ट्रिंग होगी 4 कैरेक्टर की तो आपको रिजल्ट दे देगा 4। तो ये आपको फंक्शन ये काम करेगा। अब आपको ये बताने की इसके अंदर जरूरत नहीं है कि ये काम कैसे होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है इसकी लाइब्रेरी में। जैसे आप स्ट्रिंग की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, ये विजिटिंग कार्ड है और ये एक्चुअली जो डेफिनेशन होगी वो आपके पास एक्चुअली पर्सन है जिसको जाकर आपने मिलना है। आपके कोड के अंदर जस्ट आपने ये हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है और ये ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन को खुद ब खुद रीड कर लेगा और आपको एट द एंड रिजल्ट दे देगा। इस तरह ये स्ट्रिंग कैटिनेशन है, ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है, ये स्ट्रिंग को कॉपी करता है, ये स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ये स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब कि आपके पास एक नाम है जे टैग जिसका जे बड़ा है और एक है जे जिसका जे छोटा है। अगर आप strcmp यूज करेंगे तो ये आपको रिजल्ट में फॉल्स आंसर देगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सी जो है आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर आप जो भी कोडिंग लिखते हैं उसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे या वेरिएबल का नाम देंगे, अगर आपने वेरिएबल का नाम दिया जे टैग तो अगर आपने जे का जे छोटा कर दिया तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो भी आपने अपना वेरिएबल का नाम दिया है उसी को आप यूज करें। लेकिन आप जब strcmpi यूज करेंगे वो नॉन केस सेंसिटिव हो जाएगा। अगर आप जे और जे टैग को आपस में कंपेयर भी करेंगे तो दोनों इक्वल ही होगा और आपको रिजल्ट ट्रू दिया जाएगा। और strlwr का मतलब ये होगा कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। strupr के अंदर वो आपके जो स्ट्रिंग होगी उसको अपर लेटर में या अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और स्ट्रिंग रिवर्स का मतलब ये है कि अगर आपने हेलो लिखा हुआ है तो आपको OLLEH यानी कि आपकी जो कैरेक्टर्स थे स्ट्रिंग के अंदर उनको उल्टा करके आपको प्रोवाइड कर देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है जिसके अंदर आपको एक्चुअल कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सब फंक्शनैलिटी आप किस तरह ले सकते हैं, आपको जस्ट हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना है तो आप हेडर फाइल की मदद से इन सब फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बात हुई थी कि stdio आपके पास हेडर फाइल थी जो आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई, तो उसकी मदद से इसके अंदर आपके दो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं हेडर फाइल के अंदर, और लाइब्रेरी फाइल के अंदर इनकी एक्चुअल डेफिनेशन थी जिसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया
किया गया है, जबकि ये आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में। इस तरह कौन आईओ आपके पास हेडर फाइल है, उसके अंदर भी आपके पास क्लियर स्क्रीन और गेट कैरेक्टर, ये दो आपके पास प्रोटोटाइप जो है डिक्लेयर किए गए हैं, जबकि लाइब्रेरी फाइल के अंदर इनकी एक्चुअल कोडिंग की बाइनरी फॉर्मेट जो होगा वो स्टोर होगा, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल ऑलरेडी कंपाइल्ड होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में ऑलरेडी कन्वर्टेड होती हैं। देखिए, हम लाइब्रेरी के हवाले से बात कर रहे थे तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक लाइब्रेरी और एक होती है डायनेमिक लाइब्रेरी। एक्चुअली लिंकिंग के दौरान क्या होता है, अगर हम स्टैटिक लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो वो स्टैटिक लिंकिंग कहलाएगी, और अगर हम डायनेमिक लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो वो आपके पास डायनेमिक लिंकिंग कहलाएगी। अब हम जरा देखते हैं कि स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग में क्या फर्क। स्टैटिक लाइब्रेरी और डायनेमिक लाइब्रेरी को समझने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं। जी, हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब आ गए हैं, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम पेश करता हूं जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि स्टैटिक लाइब्रेरी और डायनेमिक लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। जी, आपके सामने एक डायग्राम है। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, ये आपके प्रोग्राम जो एक्चुअल कोडिंग कर रहे थे, जब उसकी ऑब्जेक्ट फाइल कन्वर्ट हुई तो ये उसका एक फाइल फॉर्मेट है। लेट अस सपोज आपके प्रोग्राम का नाम था program1.cpp। जब आपने इसको कंपाइल किया तो ये कन्वर्ट हो गया program1.obj के अंदर। अब आपको ये भी आइडिया है कि जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो ऑलरेडी obj में कन्वर्टेड होती हैं, यानी कि जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो लिंकर का काम क्या होता है कि पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी फाइल होती है वो ऑब्जेक्ट फाइल के साथ ऐड करता है और आपको एक पूरा कंटेनर प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल आपके प्रोग्राम की भी होगी, और जितना लाइब्रेरी फाइल का साइज होगा या जितना लाइब्रेरी फाइल का ऑब्जेक्ट कोड होगा वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर हम इसको देखें तो लाइब्रेरी फाइल जो होगी वो आपकी पूरी की पूरी रैम के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सपोज करें आपने एक फंक्शन यूज किया है printf का और stdio की आपने हेडर फाइल यूज की है, तो इसमें जितने भी फंक्शन होंगे उन सब की डेफिनेशन वगैरह जो होगी वो इसकी लाइब्रेरी फाइल में इंक्लूड होगी। आफ्टर कंपाइल टाइम जब आप उसको लिंक करवा रहे होंगे तो जो आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो पूरे के पूरे इसकी लाइब्रेरी फाइल के साथ ऐड हो जाएगी, तो ये आपकी काफी ज्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब हम आपके सामने एक चीज पेश करते हैं डायनेमिक लिंकिंग के अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि डायनेमिक लिंकिंग कहां पर स्टैटिक लिंकिंग से बेहतर है और कहां पर स्टैटिक लिंकिंग से वो बेहतर नहीं है। तो मैं आपके सामने एक और डायग्राम पेश करता हूं ताकि आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो कि डायनेमिक लिंकिंग क्या चीज होती है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जो स्टैटिक लिंकिंग होती है ना वो कंपाइल टाइम पर होती है, यानी कि कंपाइल टाइम के बाद लिंकिंग हो रही हो देन होती है, लेकिन जो डायनेमिक लिंकिंग होती है ना वो एट द रन टाइम होती है, वो एट द कंपाइल टाइम नहीं होती। तो मैं आपके सामने अब एक डायग्राम पेश करने लगा हूं। जी, आपके सामने मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट की है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो पिछली डायग्राम से काफी हद तक रिजेम्बलेंस है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आपके प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्ट फाइल थी, आपने लाइब्रेरी फाइल की ऑब्जेक्ट फाइल के साथ उसको ऐड नहीं किया, बल्कि आपने लाइब्रेरी फाइल के एड्रेस के साथ अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को ऐड करवाया लिंकर के थ्रू। कहने का मकसद ये है कि पहले क्या होता था कि आप रैम के अंदर पूरी की पूरी लाइब्रेरी फाइल को स्टोर करवा देते, जिससे होता ये था कि वो रैम की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता था। लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपको पूरी की पूरी लाइब्रेरी फाइल को ऐड करवाने की जरूरत नहीं है रैम के अंदर, बल्कि आपको जस्ट रैम के अंदर उसका एक एड्रेस स्टोर करवाना है और उस एड्रेस को आपने अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ ऐड कर लिंकर के थ्रू अपना एक एक्सी फाइल फॉर्मेट बनाना होता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल आपके प्रोग्राम की एक कंटेनर में तो है जो कि एक्सी फाइल के फॉर्मेट में ऑलरेडी आपने स्टोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जस्ट लाइब्रेरी फाइल का एड्रेस है, ना कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी फाइल है। तो पहले ये होता था कि आपके पास लाइब्रेरी फाइल भी थी, लेकिन अब उसका एड्रेस आ गया। अब उस एड्रेस के जरिए आप उस लाइब्रेरी फाइल को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर कंपैटिबिलिटी इशू आने का खदशा जो है वो है, लेकिन जो स्टैटिक लिंकिंग थी उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल दोनों एक ही एक्सी के कंटेनर में ऑलरेडी स्टोर थे। अगर आपकी बैकएंड के ऊपर लाइब्रेरी फाइल डिलीट भी हो जाती, लेकिन इस एक्सी फाइल के अंदर ये दोनों चीजें थी, तो आपकी दोनों चीजें सक्सेसफुली रन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो एड्रेस है। लेकिन इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जो आपका लाइब्रेरी बनाने वाला जो डेवलपर है, अगर उसने अपनी लाइब्रेरी में कोई अपडेशन करनी है, तो स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता था कि आपको अपडेशन अगर उसने अपनी लाइब्रेरी में किया तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ता था। मतलब अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ दोबारा आप उसकी लाइब्रेरी फाइल, अपडेटेड लाइब्रेरी फाइल को लिंक करवाएंगे, देन जाकर आप उसका एक और कंटेनर बनाएंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपको जस्ट उस लाइब्रेरी फाइल का एड्रेस स्टोर करना है। जब आपका प्रोग्राम एट द रन टाइम चल रहा होगा, क्योंकि आपके पास एड्रेस स्टोर है, तो उस एड्रेस के जरिए उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर चला जाएगा और वहां से वो जो अपडेटेड फाइल होगी वो एट द रन टाइम आपको लाकर प्रोवाइड कर देगा। तो इसके अंदर ये फायदा हुआ कि आपकी मेंटेनेंस काफी हद तक आसान होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्ट पड़ती है वो मेंटेनेंस की कॉस्ट पड़ती है, तो यहाँ पर आपकी मेंटेनेंस सबसे ज्यादा आसान हो गई और आपकी रैम पर भी कम से कम लोड पड़ा। लेकिन एक नुकसान था, वो था कंपैटिबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर आप कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लाइब्रेरी फाइल को स्टोर नहीं करवा रहे, बल्कि आप लाइब्रेरी फाइल
फाइल का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो इन दोनों में जस्ट ये डिफरेंस है। अगर आप डायनेमिक लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो वो डायनेमिक लिंकिंग होगा, अगर आप स्टैटिक लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो वो स्टैटिक लिंकिंग होगा, और उनमें ये एक मेजर डिफरेंस है। आप जब भी कोई गेम डाउनलोड करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ आपको .dll फाइल्स मिलती हैं। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं एट द रन टाइम जो होता है वो आपका प्रोग्राम जो होता है यूटिलाइज कर रहा होता है, और देन आपका वो प्रोग्राम जो होता है उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इससे आपके रैम के ऊपर लोड भी कम पड़ता है और प्रोग्राम जो होता है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो इस DDL फॉर्मेट के अंदर आपकी लाइब्रेरी फाइल को बनाने का मकसद ये होता है, डायनेमिकली बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी रैम पे कम से कम लोड पड़े, और अगर वो कोई अपडेशन करे अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर तो उसके अंदर भी आपके पास इश्यूज ना आए, आपको बार बार अपना प्रोग्राम रिकम्पाइल ना करना पड़े। क्योंकि जब भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा .exe फॉर्मेट में होता है, आपको उसका सोर्स कोड नहीं दिया जाता कि आप उसके अंदर चेंजिंग करके कंपाइल करके दोबारा आप उसको exe फाइल में कन्वर्ट कर लें। तो दोबारा आपको उस यूजर के पास जाना पड़ेगा, वो दोबारा आपके कोड को कंपाइल करेगा और देन जाकर आप उसको अपडेटेड फॉर्म में यूज कर सकेंगे। तो हम अपनी स्लाइड की जानिब दोबारा बढ़ते हैं ताकि हम इसको दोबारा देख सकेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर उसने आपके डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया है कि ये आपका एक प्रोग्राम है और ये आपका लाइब्रेरी कोड है। तो ये सारा का सारा एक ही कंटेनर में आपने यूज किया हुआ है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी कोड का, ना कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी फाइल यूज कर रहे हैं डायनेमिक लिंकिंग के अंदर। तो ये डिफरेंस था स्टैटिक लिंकिंग में और डायनेमिक लिंकिंग में। तो आज के लेक्चर में जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो पढ़ा है, हमने देखा है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, लाइब्रेरी फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने लाइब्रेरी फाइल्स की कुछ टाइप्स देखी हैं जिसमें स्टैटिक लाइब्रेरी थी और डायनेमिक लाइब्रेरी थी। अगर आप स्टैटिक लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो उसकी एक खास किस्म की लिंकिंग होती है जिसे हम स्टैटिक लिंकिंग कहते हैं। अगर आप डायनेमिक लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो उसकी खास किस्म की लिंकिंग होती है जिसको आप डायनेमिक लिंकिंग कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आप मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।